Bismillahirrahmanirrahim. I start in the name of the God, the most beneficent, the most merciful. See, first of all, we got two muftis here. एक साहब तो अभी बोल चुके हैं और I am from a democratic country, from India. I am 45 years NRI in Qatar. But I would like to be a secular. My talk will be always a secular one because when you are in public, you are supposed to be, as per the constitution, secular. When you are in your house with your family, you are different. Topic is acquiring and spreading education without resources, which is based on my own experience. I would like to tell you, I came from a very small village, normal family. I came to Bombay in 1964 after completing my 7th board exam. That time 7th was the board examination. Then I joined Anjuman Kurla. There I passed my 10th HSC. Now it is 11th, now it is 10th, earlier it was 11th year. And then I was thinking to go for a MBBS. I could not because my resources were not allowing me to go there. But when I was in 11th, I tried to search for the support from the charitable organizations. And I found many. Because if there is a will, there is a way. ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है. तो मैंने ढूंढने की कोशिश की और मैंने महाराष्ट्र MD कॉलेज परेल ज्वाइन कर लिया, जहाँ से मैंने सपोर्ट के साथ BSc कर लिया. इस दौरान में मुझे ऐसा लगा कि शायद सिर्फ डिग्री करने से शायद कोई नौकरी अच्छी नहीं मिल सके, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया और ड्राफ्ट्समैनशिप भी कर ली. और उसके बाद फॉर्चुनेटली मेरी लाइन शिफ्ट हो गया और मैं लार्सन डोब्रो में एक टेक्निकल पोजीशन में चला गया ट्रेनिंग के लिए. वहाँ जैसे ही मैं लार्सन डोब्रो में गया तो चूँकि वहाँ लार्सन डोब्रो फॉरेन कंपनी थी, थोड़ी तनख्वाहें भी अच्छी थी, तो पहले साल मैंने एक स्टूडेंट एड सेंटर बनाया वडाला में. स्टूडेंट एड सेंटर बनाकर मैंने तकरीबन 70 बच्चों को तालीमी इमदाद दे दी. और मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मैंने जो सोसाइटी से लेने की कोशिश की थी, कहाँ ना कहाँ मैंने उसको वापस करने की भी कोशिश की. और वो जो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ जो आज तक चलता है. मैं अपने सिर्फ तजुर्बे आपको बयान करते जाऊँगा. उसके बाद 1977 में मुझे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली. उस वक्त कई हमारे अच्छे दोस्तों ने जो हर एतबार से मेरे से काफ़ी अच्छे थे, बेहतर थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों जा रहे हो. मैंने कहा कि जिस तरीके की मेरे फाइनेंशियल हालत है, माली हालत है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है. तो उन्होंने कहा नहीं, आप कोई बिज़नेस कर ले, हम आपको मदद करेंगे. मैंने कहा एक तरफा मदद के साथ अगर मैं बिज़नेस करूं, अगर वो खसारे में चला जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये दो तरफा होना चाहिए. तो मैं बाहर चला गया. फिर हमने एक कंपनी शुरू की 1978 में, इमाद इलेक्ट्रिकल, जो अभी तक चलती है. पहुँचने के बाद 1980 में फिर मैं थोड़ा सोशलाइज होने की कोशिश की. फिर जब मैं इस्टेब्लिश हो गया, 2 साल तो इस्टेब्लिश होने में जाते हैं, तो मैंने पहले चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम 1984 में. उस वक्त कतर में सिर्फ एक ही स्कूल था, 1972 में बना था, 1972 या 73 में, MES इंडियन स्कूल. उसके बाद दूसरा स्कूल नहीं था, लेकिन उसकी ज़रूरत थी. तो हम कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि चलो एक नया स्कूल बनाएंगे. तो उस वक्त एक इंडियन मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने कहा दूसरा स्कूल क्यों बनाना चाहते हैं. तो हमने कहा कि टू इम्प्रूव द फर्स्ट स्कूल, क्योंकि बगैर कंपटीशन के कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आता, वो मोनोपोलाइज हो जाते हैं. तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि 3 ग्रुप जो तैयार थे मतलब स्कूल खोलने के लिए, तीनों एक हो जाए, मर्ज हो जाए और एक स्कूल खोल. तो हमने एक आइडियल इंडियन स्कूल बनाया. 62 फाउंडर मेंबर्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. स्कूल तो चल गया, कामयाब भी रहा, इसलिए कि ज़रूरत थी. लेकिन 15 सालों में हम वो दिमाग जो थे ना, ब्रेन्स, उसको एक नहीं कर सके और क्वालिटी नहीं ला सके.
जो लाना बहुत ज़रूरी था। चलना और क्वालिटी लाना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इससे हटकर भी कोई कदम उठाना चाहिए। इसलिए कि एक मैं उर्दू के कुछ अशार हमेशा कहते रहता हूँ, तो इसमें यहाँ भी कहना चाहूँगा, मेरे रास्ते में कदम कदम पे बहुत से फूल खिले मगर, मेरे रास्ते में कदम कदम पे बहुत से फूल खिले मगर किसी खूबतर की तलाश ने मेरे दिल को आगे बढ़ा दिया। तो मैंने सोचा कि कुछ और करना चाहिए। तो मैंने कुछ एक फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उस वक्त जो एजुकेशन के डायरेक्टर थे, जो कतरी थे, उसके साथ एक इंडियन थे, डॉक्टर मुनव्वर नैनार, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा हम एक नया स्कूल बनाएंगे। तो मैंने कहा आप मेरे पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तो यूनिवर्सिटी का एक ऑब्जेक्शन भी लगेगा जो आप ले सकते हैं। मैंने पहले उनसे कहा कि नहीं, मैं एक स्कूल का मैं इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैं शायद दूसरी नहीं बनाने देता। फिर चूँकि अपने आप को मालूम है हिंदुस्तानी तो सियासत में भी बहुत ही चालाक होते हैं, तो वो सियासत काम करने लगी। तो एक साल के बाद मैंने जब देखा, सबसे पहले कि हमारे आइडियल इंडियन स्कूल में सदर का इलेक्शन नहीं होता था, सिर्फ चॉइस होता था। तो एक बार मैंने इलेक्शन के लिए फॉर्म भर दिया। एक ग्रुप मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि वो दूसरे कैंडिडेट जो है वो आपसे सीनियर हैं, तो आप उनको बनने दें। मैंने कहा ठीक है ना, सीनियर्स के हम भी उनका लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं, आप उनको क्यों नहीं लेकर आए? तो उनको लेकर आए। तो मैंने कहा याकूब साहब, आप सदर बन गए, लेकिन अगले साल यू विल नॉट टी सीक द इलेक्शन, आप मुझे मौका देंगे और आप सब लोग मुझे साथ देंगे, क्योंकि चेंज भी होना चाहिए और कर भी देख लेना चाहिए। 2 साल के बाद फिर वही हुआ, याकूब साहब ने फिर से फॉर्म भर दिया। तो याकूब साहब से मैंने पूछा, याकूब साहब ये क्या है? तो बोले मेरे अमीर ने कहा। मैंने कहा कौन सा अमीर ने कहा? तो जमात इस्लामी में अमीर होते हैं। मैंने कहा या तो आपने उनको अधूरा बता दिया है, इसकी वजह से उन्होंने कहा होगा, नहीं तो उन्हें कहेंगे ये तो वादा खिलाफी है। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ हद तक। मैं नहीं, वादा खिलाफी तो होती है, नहीं होती, कुछ हद तक नहीं होती। बहरहाल मैंने अपना फॉर्म जारी रखा, इलेक्शन हुआ। उस वक्त ग्रुपिज्म, और आपको मालूम है कि वहाँ पर कैरलाइट ब्रदर्स तो 65% है, उनमें काफ़ी यूनिटी भी होती है, वो जबान से एक होते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को जो कैरलाइट ही थे लेकिन मेरे दोस्त थे, उनको हाउस अरेस्ट करा के रखा इलेक्शन के दिन, वो बाहर नहीं आ सके। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें वहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। तो मैं एक वोट पे आया। फिर जो इलेक्शन ऑफिसर था उसने रिपोर्ट बनाकर एम्बेसडर को दे दी। एम्बेसडर ने मुझसे पूछा, हसन साहब कुछ करना है? मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, वाई शुड वी वॉश आउट डर्टी रिटर्न इनटू पब्लिक। ये जो होना था वो हो गया, ऊपर वाले की मर्जी थी। फिर मैंने वो डायरेक्टर को बुला के कहा कि अब हम स्कूल बनाएंगे। तो हमने एक नया स्कूल बनाने का सोचा, लेकिन मैंने कहा उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्वालिटी होना चाहिए। और पहले स्कूल को मैंने इतला दी कि भाई हम दूसरा स्कूल बनाने जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग होगा। पहले कोशिश की दून स्कूल ने कहा कि उनका रिजोल्यूशन है कि मुल्क से बाहर नहीं जाते। उसके बाद इंडिया टुडे, जो मुझे उतना ठीक नहीं लगा। उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, लेकिन वहाँ से रिस्पांस कम आ रहा। खुशकिस्मती से सलमान खुर्शीद जो है उनकी एक विजिट हुई, वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर। वो आने के बाद पता चला वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के परमानेंट प्रेसिडेंट है। उनसे बात करके हमने दिल्ली पब्लिक स्कूल 2000 में शुरू किया। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल में 5000 बच्चे हैं और कतर में अब 19 स्कूल हैं, उसमें नंबर 1 है। गए 10 सालों से हम टॉप कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम से। हमने 3 बार पूरे गल्फ से टॉप किया। फिर स्कूल के साथ हमने फिजी को लेकर के, फिजी अगर आपको मालूम है, इट इज़ FIIT JEE फिजी, जिनका IIT के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 30% स्टेक है। तकरीबन 30% बच्चे फिजी से IIT में जाते हैं। IIT में 7-7,500 बच्चे रिक्रूट होते हैं हर 12 के बाद, और एग्ज़ाम में तकरीबन 7.5-8 लाख बच्चे अपेयर होते हैं। उतने में से सिलेक्शन होना उतना आसान नहीं होता। तो हम फिजी को लेकर गए। फिजी को हमने इंटीग्रल बना दिया। इंटीग्रल ये है कि मैथ, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है वो मेडिकल के लिए होता है, पहले बायोलॉजी नहीं था, अब हमने उसको बायोलॉजी भी ऐड कर दिया चारों सब्जेक्ट के साथ।
उसको लेकर गए। फिर हमने एक एजू स्पोर्ट्स को लेकर गए कि हमारा जो स्कूल है उसको हमने एक्टिविटी बेस्ड बनाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सिर्फ बच्चे पढ़ाकू हो जाएंगे। तो एजू स्पोर्ट्स को लेकर के जो हिंदुस्तान में तकरीबन 600 स्कूलों में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग देते हैं उनको। तो फिर मैंने एम्बेसडर से कहा कि हायर एजुकेशन को हम बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप तो एजुकेशन में सबसे ज़्यादा था और पायनियर भी था। उन्होंने कहा परमिशन तो है एक आदमी के पास, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा आप उनको बता दें, इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी डायरेक्ट उसके पास नहीं आएगी, इसलिए कि उनको कुछ तो भी अश्योरेंस चाहिए ना कोई सामने करने के लिए। तो मैंने कहा आप मुझे मिला दें, तो उन्होंने मिला दिया। मिलाने के बाद फिर हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गए। आपको सरप्राइज होगा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने 7 इंस्टीट्यूट की मुझे लिस्ट दे दी और कहा कि इन 7 में से ही एक चाहिए जो अमेरिकन अप्रूव्ड लिस्ट में है। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा, उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी भी नहीं है, उसमें IIM, IIT, बिट्स पिलानी, टाटा इंस्टीट्यूट और उसके बाद 3 यूनिवर्सिटी, उसमें एक पुणे यूनिवर्सिटी सावित्रीबाई, एक जादवपुर यूनिवर्सिटी और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है कि महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी को मैं लेके जा सकूँ। तो मैं बम्बई आया। उदय सामंत जी जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं किसी के जरिए उनके पास पहुँचा और मैंने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है। वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हुआ अभी 6 महीने में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि मैंने पहला मिनिस्टर देखा जो हर बात में उसके सेंस था। ही वॉज टॉकिंग विद द नॉलेज। क्योंकि मैं आपको इससे पहले की एक बात बताता हूँ, मैं बिहार गया था। मैं कई स्टेट में स्टेट विजिट की थी, तो बिहार गया था। एक डॉक्टर अब्दुल गफूर एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो उनको बात करने का मौका मिला तो 20 मिनट मुझे एक लेक्चर देती है। तो अगले सब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। वहाँ इर्तिदा करीम जो है NCPL के, वो वहाँ मौजूद थे। तो मैंने उनसे कहा सर आपकी बात पूरी हो गई? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा जितनी आपने बातें की ना ये सब के सब हमारे मौजूद है, आपके यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, हमारे महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हो रही। तो उन्होंने इर्तिदा करीम से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ सही बोल रहे हो, ऐसा ही है। तो लोग नॉलेज रहता नहीं हिंदुस्तान में, तो आपको मालूम है कोई कैद नहीं तालीम की, आप प्राइम मिनिस्टर कैसे भी बन सकते हो, कोई भी सर्टिफिकेट के साथ भी बन सकते हो, तो वो अलग चीज़ है। तो बहरहाल मैंने उनसे कहा अच्छा वहाँ एक एजुकेशन सेक्रेटरी थे गुप्ता साहब, तो उदय सामंत साहब बोल रहे हैं कि नहीं आपने क्यों नहीं किया, कर लो अभी के अभी कर लो। वो कहते सर उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है। मैंने कहा सर एक काम करें, आप मीटिंग के मिनट बना लें, उसमें फॉर्मल अप्रूवल कर दें, मैं वाइस चांसलर को लेकर गुप्ता जी के पास जाऊँगा। मैंने सब फ़ोन नंबर निकाले सचिवालय के और फ़ोन किया। तो मैंने कहा गुप्ता जी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं गुप्ता जी नहीं, वो चले गए, छोड़ कर चले गए, मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। तो वो आदमी जो सामने था बोलता आप कतर से बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। आपका कोई आदमी यहाँ नहीं है? मैंने कहा है ना, आपको कभी चाहिए? कल सुबह में 10 बजे। तो कल सुबह 10 बजे मैंने एक आदमी उनके पास भेज दिया। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है साथ में, आप लोग फाइल ऊपर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फाइल तो नीचे से ऊपर आती है। मैंने कहा ठीक है आपको जो बोलना है बोले, ये तरीके है मतलब सब जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि काम ऐसे ही होते हैं, इसके बगैर नहीं हो सकते। क्योंकि जो जिसको हम रिश्वत कहते हैं ना, ये कमीशन हो गया और वो जायज़ हो गया हमारे सिस्टम में, और वो हमारे ब्लड में आ गया। तो छोटे से लेके बड़े तक वो चलते ही चलते रहते। तो हमने उससे कहा ठीक है आपको दे दो। तो जो आदमी गया उसका कुछ पैसे थे उसको दे दिए, थोड़े हमने बाद दे देने के लिए कहा। 2 दिन में फाइल जो है ऊपर टेबल पर आ गई थी मिनिस्टर। उसके बाद मिनिस्टर जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी गए और पुणे यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में थे, इस्लामिक प्रोग्राम में जाकर उन्होंने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी कतार लदाता है। इट वॉज सैंक्शन 3 years अर्लियर वी स्टार्टेड, और कतर गवर्नमेंट ने हमसे कहा कि हम 3 years डिग्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो आपके यहाँ इंडिया में चल रही है, हमें 4 years डिग्री चाहिए, क्योंकि अमेरिकन इसमें 3 years इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप अमेरिका चले जाएँ तो आपको 4th year का एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो हमने कहा ठीक है, हमने इनसे फाइट किया। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें ऑप्शनल रखें, 3 साल और 4 साल। 3 साल की भी डिग्री होगी जिसको चाहिए, और 4 साल की होगी वो ऑनर्स होगी। हमने कहा नहीं हमको 4 साल की चाहिए, हमको 3 साल की नहीं चाहिए। तो हमने 4 साल की कर, अभी हमारा तीसरा साल है, 23 में तीसरा साल शुरू हुआ है। 23 में हमने
MBA, BA, BSc, BCom एंड BBA 4 डिग्री के साथ इंजीनियरिंग मेडिकल में हम नहीं गए। हमने MBA शुरू किया, MBA फॉर वर्किंग पीपल, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, वो शुरू हो गया। फिर बात आई B.Ed शुरू करने की, कि जब 19 इंडियन स्कूल्स हैं जिसमें तकरीबन 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, कई टीचर हैं, हज़ारों टीचर, उसमें आधे B.Ed नहीं है, और B.Ed होना बहुत ज़रूरी था। तो पता चला कि कतर में 12 के बाद 3 इयर्स B.Ed की डिग्री होती है, हिंदुस्तान में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की B.Ed होती है, लेकिन अब इंडिया में भी एक नई पॉलिसी आई है, अब 4 साल में दोनों डिग्री आपको एक साथ मिलेंगी, BSc, B.Ed, PA, B.Ed। तो हम उसके लिए फिर रुक गए, हमने कहा ठीक है, तो अब इंशाल्लाह ये साल हम B.Ed भी शुरू करेंगे। तो मैं समझा कि कतर की आबादी के हिसाब से, और कतर ने फीफा के वक्त में इतना डेवलपमेंट किया हुआ है कि वो सेचुरेशन में आ गए, पॉपुलेशन नहीं वहाँ का ज़्यादा बहुत है। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा एक्सपांशन में लग जाना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल दुबई में गया था कुछ दिनों के लिए। कल मैं पुणे यूनिवर्सिटी गया, नए वाइस चांसलर से मिला, मैं तो पहले भी मिला था उनसे, उनका नाम है सुरेश गोसावी, और एक खरे साहब है जो रजिस्ट्रार है, उनसे मिला, और मैंने कहा कि अब हम आपकी यूनिवर्सिटी को फिर से दुबई लेकर जाएंगे, दुबई नहीं बल्कि शारजा अजमान। उन्होंने कहा ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होगा? मैं बोला वही होगा जो मैंने पहले आपको दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्टेड हैं सऊदी भी जाने के लिए। मैंने कहा पहले दुबई में शुरू करेंगे, उसके बाद सऊदी भी जाएंगे। तो इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, आप कोशिश करें तो हर चीज़ में कामयाबी होती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आपका, जैसे मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक बार वो बात कही भी थी, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते हुए दिखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमें हमेशा एम्स जो है ना, वो ख्वाब जो है वो बड़ा रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। आपकी कोशिश में अगर नीयत का दखल है तो आपको और उसमें मेहनत करें आप, तो कामयाबी ज़रूर होती है, ऊपर वाले से आपको कामयाबी मिलेगी। तो ज़िंदगी में कभी भी, मेरा टॉपिक था, मैंने यहाँ नहीं लिखा है इन्होंने, कि एक्वायरिंग एंड स्प्रेडिंग एजुकेशन विदाउट रिसोर्सेस। आपने देखा कि मैंने जितनी भी आपको बातें की, मेरे पास कोई बहुत पैसा था जिसको मैंने डाल कर किया, ऐसा नहीं था, और मैंने कोई रनिंग ट्रेन या रनिंग बस में चढ़कर काम नहीं किया। हमारे पास कई बड़े इदारे थे, अंजुमन खलील इस्लाम है, अंजुमन इस्लाम है, सब कुछ है, लेकिन जो भी मैंने काम किए, मैंने इंडिया में कई इंस्टीट्यूट बनाए। दाबोल में हमारे पास इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एक ITI है, हमारे दाबोल का ITI जो महाराष्ट्र के जितने ITIs हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1, काम भी बहुत कर रहे हैं। फिर हमारे पास पोपली में एक उर्दू मीडियम का स्कूल भी है। ये सब इदारे यहाँ के जो हैं वो चैरिटी में चलते हैं। तो मुझे सिर्फ 2 लाइनों पर मैं फिर से ख़त्म करूँगा अपनी बात को। अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, यकी जिनका खुदा पर हो, तला तुम के तूफ़ा से वो घबराया नहीं करते। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।